बीजेपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी, और तब भी ये कहा गया था कि उनको उस वक्त से ही धमकियां मिल रही थी, लेकिन जब 15 दिन पहले उनको धमकी मिली थी तो उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब आपको नेटवर्क दिखा देते हैं, लॉरेंस का नेटवर्क कितना बड़ा था, किस तरह से ये शख्स लगातार मजबूत होता जा रहा था। लॉरेंस का नेटवर्क क्या है? गैंग में इसके अपराधी हैं 1000, जिनमें शार्प शूटर, बदमाश और स्मगलर भी शामिल है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। यानी इन सभी राज्यों में इसके कनेक्शंस हैं, और यहां से बैठकर, जेल से बैठकर ये इन जगहों से अपनी मंशा को और जो अपराध जिनको ये अंजाम देता है या दिलवाता है उनकी रणनीति तैयार करता है, उस साजिश को सफल बनाने के लिए इन्हीं राज्यों से अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा विदेशों में भी नेटवर्क है, केवल भारत में राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके नेटवर्क है। कहां कहां? कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रिया और मैक्सिको, ये विदेशों में नेटवर्क है इसके। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि विदेशों में और भी कई जगहों पर इसके गुर्गे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत कनेक्शन इसका कनाडा में बताया जाता है। तो खाली भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इसका मजबूत कनेक्शन है। हाईटेक तरीका अपनाता है ये अपराध को अंजाम देने के लिए, वर्चुअल नंबरों से ऑडियो पर बात करता है। इसीलिए बताया जा रहा है, पुलिस ये दावा कर रही है कि ये लोग, यानी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये खास ऐप के जरिए ही बातचीत किया करते थे। ये बताया जा रहा है कि एक खास ऐप के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे, जिससे कि इनकी बातचीत के बारे में किसी को जानकारी ना लग पाए। यानी कि हाईटेक तरीके से मर्डर को, हत्या को अंजाम देते थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो चौथा शख्स है बताया जा रहा है, जो पीछे से, यानी सामने नहीं था लेकिन पीछे से इन लोगों को पूरी जानकारी दे रहा था, ये वो शख्स है ज़ीशान अख्तर, जिसकी तस्वीर सामने आ गई है। और इसी शख्स ने पूरी हत्याकांड में पीछे से मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। हालांकि मास्टरमाइंड जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन इन तीनों को गाइड कौन कर रहा था? ये ज़ीशान सिद्दीकी, जिसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। और अब यह कहा जा रहा है कि 3 लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन मेन मास्टरमाइंड जो पीछे से इन लोगों को गाइड कर रहा था लगातार, यही वो शख्स है। ज़ीशान अख्तर इसका नाम बताया जा रहा है। अब इसकी भी जानकारी पुलिस हासिल कर रही है। और बहराइच का रुख कर लेते हैं। बहराइच, जहां से धर्मराज और शिवा का कनेक्शन सामने आ रहा है, वहां से मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आपकी बातचीत हो गई है परिवार वालों से, क्या कह रहे हैं परिवार के लोग? कब आखिरी बार बातचीत हुई थी और क्या कुछ अंदेशा था कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी, इस वक्त हम जो फरार आरोपी है शिवा, उसके घर पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर इनके परिवार के लोग हैं। उनके परिवार के लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर शिवा ने इनको कब कॉल किया, कब आखिर बात हुई। माता जी, आपका बेटा शिवा जो है वो आखिर कब गया, मुंबई गया, और कैसे क्या घटना को अंजाम दिया? पूना गवा है, तो भंगार के काम में गाँव के लड़का है हरीश, वो के पास गवा रहा भंगार के काम में। तो हमारे पास मोबाइल नहीं रहा था, बात नहीं बता रहा, लड़का आवा तो वही बात करा दिया रहा है। और नहीं तो आपके बेटे से कैसे बात होती थी? आपका बेटा कितने दिनों से बाहर है? लड़का हमारे बेटा बाहर में होली के बाद से। तो आपके बेटे से फोन पर बात होती थी, बेटा क्या बताता था? नहीं बता रहा, जो कभी डर मिला रहा तो बात नहीं कि मतलब भंगार काम करी, जब बारिश हो तो काम नहीं चल रहा। अच्छा, इससे पहले कभी आपका बेटा जेल वगैरह गया या कहीं गया? भैया क्या बताता था आपका बेटा? यही बतावत रहा कि हम वहीं रहा रहा, तो मतलब देखो तो हम गरीब भैया, आप तो यहाँ टेंट में काम कर लिया था, ईटा गारा कर लिया था, तो तनी वो भी तो कहीं चले गए पूना भंगार के काम करी, सारे लोग जाना काम हो जाए, पैसा कमाई। तो आपका बेटा किसके साथ यहाँ से गया था? यहाँ से तो हरीश के पास अकेले, मतलब गए हूँ हरीश के पास भंगार काम करे। क्या बताता था आपका बेटा की माता जी कैसे है, क्या है? हाँ, तो ये जब प्रभु का दार बात कर रहा है तो यही कही तरह भैया ठीक हो, कहे ना ठीक है। आपके बेटे से आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी बात आज 8-9 दिन हुई गई बात हुए, तो हरीश के मोबाइल से। क्या बताया आपके बेटे ने? यही अब बताया कि ठीक है, बढ़िया है, देखो होली मेरी। तो मोहम्मद आमिर बातचीत कर रहे हैं परिवार के लोगों से। आमिर, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और परिवार से बातचीत के लिए, क्योंकि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी बार जब बातचीत हुई तो ऐसा कुछ नहीं लगा था कि इतनी बड़ी हत्या की साजिश इसके दिमाग में चल रही है और ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। परिवार वाले भी यानी इस पूरे मामले से अनजान थे, क्योंकि सबको यह पता था कि ये पुणे में काम करने के लिए गया। खैर, आपको बताते हैं कि सिद्दीकी के मर्डर की कहानी क्या है, कैसे कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया और कैसे कैसे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग होती है कल शाम करीब 7 से 7:30 के बीच में बताया जा रहा है। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया उनको, जहां पर उनका काफी देर तक इलाज किया गया, और उसके बाद जब उनको अस्पताल लेकर जाया गया, जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, पूरी जगह की जांच की जाती है। उसके बाद फिर 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जैसे इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके तुरंत बाद 2 शूटर्स गिरफ्तार हो जाते हैं कूपर अस्पताल में, क्योंकि तब तक पुलिस डिक्लेयर कर देती है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। तब उनका कूपर अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है, और उसके बाद एक पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, जिसमें यह कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, शुभम रामेश्वर लोमकर नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की प्लानिंग की थी। एक और बड़ी खबर इस मर्डर केस से जुड़ी हुई है, आपको बता दें, क्योंकि पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छानबीन में जुटी हुई है। सिद्दीकी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्दीकी मर्डर
केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी पुलिस लगातार जुटा रही है और पुलिस ये कह रही है कि सिद्दीकी हत्याकांड के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। वहीं आरोपी ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से जुड़े हुए थे। पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है कि ये लोग ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से जुड़े हुए थे। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलासा किया था कि ये लोग ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से बातचीत करते थे जिससे कि कहीं कोई बात लीक ना हो और इनकी प्लानिंग का खुलासा ना हो जाए। आज बिल्कुल देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बिल्कुल क्लियर कर रही है कि फुल प्रूफ प्लानिंग थी। आपस में बात करने के लिए ऑनलाइन मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो ऐप थी जिनको ट्रेस करना काफी मुश्किल था। ऐसा पुलिस इसलिए भी कह रही है क्योंकि जो शूटर्स हैं उनके फोन की जब जांच की गई तो तमाम खुलासे हुए। जिस तरीके से फोटो सामने आई, जू बीच की वो फोटो है, तीनों शूटर साथ में खड़े हुए हैं, तो काफी समय से वो कुरला इलाके में थे। 20 से 25 दिन यहाँ पर रहे। वो लगातार रैकी करते थे, बाबा सिद्दीकी के घर की रैकी करते थे, उनके दफ्तर की रैकी करते थे। एक एक टाइम को नोट किया जाता था कि वो कितने बजे निकलते हैं, किस समय सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ रहते हैं, किस समय सिर्फ एक ही सिक्योरिटी पर्सनल रहता है और किस मौके का फायदा उठाकर उनको ये पूरी वारदात को अंजाम देना है। हूबहू ऐसा ही टाइम उन्होंने दशहरा का भी चुना और अभी तक की पूरी टाइमलाइन ये बता रही है कि एक फुल प्रूफ प्लान था और पुलिस के पास जो सबूत लगे हैं उसमें इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है कि जो भी प्लानिंग की गई थी वो बिल्कुल फुल प्रूफ थी कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है। लेकिन पुलिस इसको एक अच्छी कामयाबी के तौर पर भी इसलिए ऐसे देख रही है कि जो 2 शूटर अरेस्ट कर लिए गए वो स्पॉट से कर लिए गए, उसी जगह से कर लिए गए जहां पर वो वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। लेकिन सवाल अभी भी ये खड़ा हो रहा है कि बाकी के 2 लोग कहां हैं। एक शूटर जो वहां से फरार हो जाता है और सबसे बड़ा जिशान अख्तर जो इस पूरे ऑपरेशन कह लीजिए या इस वारदात को मॉनिटर कर रहा था, लगातार गाइड कर रहा था, सर्विलांस पे था। बाबा सिद्दीकी की एक तरीके से लोकेशन उसके पास से लगातार बोल रहा था कि आपको कब फायरिंग करना है, आप वेट कीजिए, जब बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी के पास पहुंचेंगे उस समय उसको फायर करना है। तो तमाम ऐसी डिटेलिंग है जिसको क्राइम ब्रांच अपने रिकॉर्ड पर ले रही है और जो भी स्टेटमेंट मिल रहे हैं, चाहे उस पूजा के पंडाल में मौजूद लोग थे उनके भी आज स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किए गए। जो उनके बेटे का दफ्तर था, जो सीसीटीवी फुटेज आसपास के पूरे उसकी टाइमलाइन को मैच किया गया। ये लोग जिस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से वहां पर पहुंचे थे उसको ट्रेस करने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। तो साफ तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट तो कर रही है लेकिन उनके